हेलो एवरीवन। आज जो है इकोनॉमी का जो नवंबर करंट अफेयर्स का क्लास था उसका लास्ट क्लास होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में मोस्टली जो चीज़ें होंगी वो कहीं ना कहीं फैक्चुअल होंगी और आपको ये नोट से पढ़ना होगा। उसके साथ साथ कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी आएंगी जैसे ट्रेजरी बिल्स वगैरह, तो वो सब भी हम कवर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए पहला वाला जो ये टॉपिक है ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021। देखो हमारे इंडिया में जो है जो रेगुलेशन होता है माइनिंग सेक्टर का, ठीक है, वो जो रेगुलेशन होता है द एमएमडीआर एक्ट 1957। यहाँ पे एमएमडीआर मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। चलो ये आपको समझ में आ गया। तो अब जो है सेक्शन 18 जो एमएमडीआर एक्ट 1957 का है, उसका जो सेक्शन 18 का प्रोविज़न है वो एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो किसी भी तरह का रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है कंजर्वेशन और साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। कौन बना सकता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है। यहाँ पे आपको यूपीएससी अगर क्वेश्चन देते हैं वो लोग, तो वहाँ पे कोशिश किया जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। अगर दिया गया तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखना है। समझ में आ रहा होगा आपको कुछ दिन से जो आप सेशंस ले रहे होंगे, तो कौन कौन सा पॉइंट है जहाँ पे आपको देखना है, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है। चलो अब इंडिया की रैंकिंग देख लो 2018 वर्ल्ड प्रोडक्शन के हिसाब से कि इसमें कौन से प्रोडक्शन नंबर पे इंडिया कहाँ पे लाई करता है। तो क्रूड स्टील और कोल का अगर बात करें तो ये सेकंड है, जिंक का थर्ड है, एल्यूमिनियम, क्रोमाइट, आयरन और लीड का आयरन और लीड में फोर्थ है, बॉक्साइट में फिफ्थ है। बॉक्साइट के बारे में आपको पता होगा, ये एल्यूमिनियम का ओर है। मैग्नीज ओर में सेवेंथ है, कॉपर में 11th है, मैग्नेसाइट में 15th है और एपाटाइट एंड रॉक फॉस्फेट में 16th है। ये आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे यूज़ कैसे कर सकते हो आप इसको, जैसे फॉर एग्जांपल कोल वाला बात है, तो जैसे कोल का इशूज़ कहीं है तो आप वहाँ पे डाल सकते हो ऐसे कि ऑल्दो हम लोग सेकेंड नंबर पे प्रोडक्शन में आते हैं, बट हम तब भी कोल को बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी पे, प्रोडक्टिविटी पे कहीं ना कहीं सवाल उठाता है। ये सब आप कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हो। चलो अब क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल आपको कॉपर दे दिया, बोलेगा कि इतने नंबर पे है, तो आपको कम से कम 5 तक तो याद रहना चाहिए। इसके आगे भी याद रहेगा तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। चलो मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 के कुछ प्रोविजंस देख लो। इसमें बोला गया है कि आपको सबमिट करना होगा डिजिटल प्लान्स आपको सबमिट करना होगा जो प्रिपेयर किया जाएगा किसके द्वारा? बाय कम्बिनेशन ऑफ डिजिटल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम डीजीपीएस और टोटल स्टेशन और ड्रोन सर्वे। किसके द्वारा? बाय इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ये IBM इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। चलो सबमिशन ऑफ डिजिटल प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ डिजिटल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ब्रैकेट में DGPS लिखा हुआ है और टोटल स्टेशन और ड्रोन सर्वे बाय इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। उसके बाद यहाँ पे मैंडेटरी ड्रोन सर्वे कराया जाएगा। इससे क्या होगा, कुछ पॉइंट्स है जो जनरल पॉइंट्स जो होने चाहिए एक्ट के तहत वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि ये एम्प्लॉयमेंट इन्हांस करेगा, कॉम्प्लाइंस बर्डन को रिड्यूस करेगा कॉम्प्लाइंस बर्डन को, फाइनेंशियल एश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, रेशनलाइजेशन ऑफ पेनाल्टी रूल्स। मान लो कि कोई इशूज़ आ रहे हैं, कोई भी आदमी इन सब रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए पेनाल्टी भी अलग अलग तरह से रेशनलाइज किए जाएंगे। जब हम लोग यहाँ पे मिनरल्स ये सब चीज़ का बात कर रहे हैं तो एक स्कीम हमें हमेशा याद रखना होगा, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। देखो यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के बारे में आप कभी कभी सुनते हो, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो PMKKY और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के बारे में कुछ देख लो।
देखो इसके तहत क्या होगा, जो फंड्स आएंगे यहाँ से, जो फंड्स आएंगे उसमें 60% फंड्स को प्रायोरिटी एरियाज़ में यूज़ किया जाएगा। प्रायोरिटी एरियाज़ में क्या क्या आएगा, ड्रिंकिंग वाटर, पोल्यूशन, हेल्थ। 40% ऑफ फंड्स किस में, अदर प्रायोरिटी एरिया जैसे रोड्स हो गए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन हो गया, एक्सेट्रा। यहाँ पे आपने क्या याद रखना है कि यहाँ पे कंफ्यूज कहीं करने का आपको कोशिश किया जाए तो आपको ध्यान रखना है कि 60% है प्रायोरिटी एरिया, जो प्रायोरिटी एरिया का बात है उसमें आपका ड्रिंकिंग वाटर, पोल्यूशन इस टाइप से रिलेटेड है, और 40% वाला फंड्स अदर प्रायोरिटी एरियाज़ में है। समझ में आया। और देख लो ये प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र योजना जो है आपका, खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, सॉरी फॉर द ये कल्याण को छोड़ दिया मैंने, उसके लिए ध्यान रखना। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना ये इम्प्लीमेंट किया जाता है DMFS के द्वारा। कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें बताने में गलतियां हो जाती है, जैसे कि मैं अभी क्लास ले रहा हूं तो कुछ कुछ चीज़ें होंगी जो मैं हो सकता है गलत बता दूं, मिस्टेक हो सकता है किसी से भी। ह्यूमन एरर इज़ इनएविटेबल, ठीक है। तो उसके लिए कभी कभी होगा, तो आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। आई एम ओपन टू दिस क्रिटिकल एनालिसिस, फर्स्ट थिंग। उसके बाद कोशिश किया जाएगा अगर कुछ गलतियाँ हो गई है मेरे से बाय मिस्टेक, तो मैं कोशिश करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो चीज़ को करेक्ट करके बता दूँ आपको। पिछले भी 2 सेशन से उसमें हल्का हल्का माइनर मिस्टेक्स अगर रहा है तो उसको मैंने बता दिया है डिस्क्रिप्शन में। चलो उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। यहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है इसमें ये मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, क्योंकि आपका जो नया नया डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से बहुत सारा प्रेरित रहता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, उतना बड़ा जो आर्टिकल है उसमें आपको पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि NAP जो था, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, 2019 में जो 2019 वाला जो है ये सेट किया था टारगेट 400 बिलियन टर्नओवर है ये, 400 बिलियन टर्नओवर बाय 2025, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग फिशरीज सेक्टर के ओर बढ़ते हैं। देखो गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा है कि ₹1 लाख करोड़ एक्सपोर्ट फिशरीज सेक्टर से करा जाएगा 2024-25। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, टारगेट ईयर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये अगर अमाउंट याद रखो तो अच्छी बात है, लेकिन टारगेट ईयर आपको पता होना चाहिए कि कब तक अपना टारगेट है कि 1 लाख करोड़ एक्सपोर्ट करना है। चलो इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है, 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग यहाँ पे कंट्री होना चाहिए, 3rd लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसिंग कंट्री होना, फिश प्रोड्यूसिंग फूड नहीं, सॉरी फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री होना चाहिए यहाँ पे। चलो फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री होना चाहिए। और 2nd लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन है। एक्वाकल्चर में क्या आ जाएगा, फिशरीज़ तो ये हो गया आपका, फिशरीज़ के लिए तो अलग बता दिया गया है। तो एक्वाकल्चर में क्या आता है भाई, तो एक्वाकल्चर में अलग अलग चीज़ जो वाटर से और एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है वो भी आपका एक्वाकल्चर में आ जाएगा। चलो तो फिशरीज़ यहाँ पे अलग बताया गया, एक्वाकल्चर अलग बताया गया है, ठीक है, याद रखना। मतलब एक्वाकल्चर और फिशरीज़ का रैंकिंग अलग से बताया गया है यहाँ पे। चलो देखो 65%, देखो पहले एक चीज़ समझो, जो हम लोग जो जैसे फिशरीज़ जो भी इंडिया में हो या वर्ल्ड में कहीं से भी होगा, तो एक इनलैंड फिशरीज़ हो सकता है जैसे पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, एक्सेट्रा, और कोस्टल फिशरीज़ हो सकता है, कोस्टल फिशरीज़ या मैरीन फिशरीज़ बोल लो इसको, जो कोस्टल एरियाज़ में होता है। तो जो है अगर इंडिया में आप देखोगे तो 65% जो फ़िश का प्रोडक्शन होता है या फ़िश का जो एक्सट्रैक्शन होता है वो आपका इनलैंड सेक्टर से होता है। और इनलैंड फिशरीज़ जो है आपको पूरी तरह से, अगर इनलैंड फिशरीज़ का बात करो तो ये फुल्ली मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, कंफ्यूज मत होना स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में। यहाँ पे आपको याद रखना है फुल्ली मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। वही मैरीन फिशरीज़ के बारे में देखोगे तो ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है किसका, सेंट्रल और कोस्टल स्टेट्स / यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट का। समझ में आया। चलो अब एक जो यहाँ पे चीज़ है जो आपको बहुत यूनिक चीज़ आपको पता चलेगा, क्योंकि देखो कहीं से भी आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसी में आप देखोगे आगे कहीं पॉइंट में होगा लार्वीवोरस फिश। ये क्या है, ये फ्रिक्वेंटली यूज होता है किस चीज़ के लिए, फॉर द कंट्रोल ऑफ डिजीज़ केयरिंग, ये सब चीज़ के लिए, जैसे ये सब चीज़ के लिए यहाँ पे लार्वीवोरस फिश का यूज़ होता है। उसके बाद
एक चीज़ याद रखना, आपको पता होगा कि जैसे कि अगर कोस्टल एरियाज़ या मरीन का अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है अचानक से 1-2 डिग्री सेल्सियस का भी, अगर पहले आप देखो एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट में बताता हूँ। देखो सी जो होता है ना, सी उसका टेम्परेचर मोर और लेस थोड़ा सा ही वेरी करता है, थोड़ा सा ही वेरी करता है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडा हो। लेकिन वही अगर आप लैंड का टेम्परेचर देखोगे तो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। अपना इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लो तो आपका गर्मी और ठंडा में, तो ये जो आपका सी का टेम्परेचर अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा बढ़ जाता है ना, कंट्रोल से बाहर चले जाता है, थोड़ा सा भी बढ़ता है, थोड़ा सा भी अगर बढ़ता है, फॉर एग्जांपल 1 से 2 डिग्री सेल्सियस का भी ऑन एन एवरेज अगर बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है ये एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। ये चीज़ को याद रखना आप लोग। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि फ़िश जो होता है, फ़िश जो होती है या होता है जो भी बोलो, फ़िश जो है उसका जो है वो अपने जो बॉडी टेम्परेचर होती है उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। इसका क्या मतलब, अगर अचानक से किसी भी कारण से वार्मिंग होता है मैरीन एरियाज़ का, तो फिशरीज रिसोर्सेज पे भी इम्पैक्ट करेगा वो। चलो कुछ कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देख लो। ब्लू रिवॉल्यूशन हो गया, पीएम मत्स्य संपदा योजना। पीएम मत्स्य संपदा योजना ये 2019 में लॉन्च हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा, टू डबल फिशरीज एंड फिश फार्मर्स इनकम। टू डबल फिशरीज एंड फिश फार्मर्स इनकम कब हुआ था? 2019 में हुआ था। अब देखो एक और ये आपको एक फंड भी बना था जिसका नाम था FIDF, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। कब बना था ये? 2018-19 के दौरान। चलो 2019 में एक और चीज़ याद रखना, गवर्नमेंट ने नया मिनिस्ट्री बनाया था, न्यू मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ये बनाया था मिनिस्ट्री और इसके अंदर 2 सेपरेट डिपार्टमेंट्स भी रखे थे। पहला द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, दूसरा है द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। उसके बाद अगर आओ तो नेशनल पॉलिसी ऑन मैरीन फिशरीज 2020, ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया सपोर्ट ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड टू फिशरमैन एंड फिशर वुमेन। ये भी याद रखना कि किसान क्रेडिट कार्ड अब फिशरमैन और फिशर वुमेन के लिए भी है। चलो कुछ कुछ न्यूज़ इन शॉर्ट्स देख लेते हैं हम लोग जो कि मैगजीन में कवर्ड है। देखो RBI चाहता है कि जो डिजिटल करेंसी है उसको भी इंक्लूड किया जाए डिफिनेशन ऑफ बैंक नोट में, मतलब कि उसको भी एक तरह से बैंक नोट के जैसा, बैंक नोट के डिफिनेशन में उसको इंक्लूड किया जाए, उसको उस तरह से ट्रीट किया जाए। तो यदि ऐसा वाला इतना बड़ा वाला चेंज अगर चाहिए तो उसके लिए जो RBI है या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको अमेंड करना होगा RBI एक्ट 1934 को। तो गवर्नमेंट को अमेंड करना होगा RBI एक्ट 1934 को, तभी जाके ये चीज़ किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डिजिटल करेंसी को भी अगर बैंक नोट, डिजिटल करेंसी, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स नीड्स टू बी अमेंडेड इफ़ RBI, हाँ, इफ़ डिजिटल करेंसी नीड्स टू बी कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ बैंक नोट। अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आता है, इस टाइप से कुछ भी अगर आता है, तो आपको पता होना चाहिए RBI एक्ट 1934 को अमेंड करके ये किया जा सकता है। अब यहाँ पे याद रखना है, अभी तो तुमको ये बहुत आसान लग रहा है, जब अगर ऑप्शंस में आ जाएगा ना तो ऑप्शंस इस तरह से फ्रेम किया जाता है जिसमें कि आप एक दो को तो एलिमिनेट कर दोगे, लेकिन RBI एक्ट 1934 के जगह से ही ऐसा ही कुछ एकदम क्लोज, एकदम सा क्लोज दूसरा ऑप्शन भी रहेगा। तो इसलिए आपको ये बात पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, तो थोड़ा बहुत इसके प्रोविजंस भी आपको पता होने चाहिए। चलो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है, इंडिया का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है GSEC जो है, ये जल्दी ही ज्वाइन करेगा ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्सेस। तो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्सेस क्या है भाई? तो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स जो होता है तुम्हारा, ये ज्वाइन करेगा ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्सेस। कौन? GSEC अपना। तो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा देख लो। ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स जो है तुमको, ये वैसा वाला जो गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, वैसा इन्वेस्टमेंट ग्रेड या गवर्नमेंट बॉन्ड को इंक्लूड करता है जिसका मैच्योरिटी ग्रेटर देन 1 ईयर है। वैसे वैसे सिक्योरिटीज़ को या वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट ग्रेड एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ये इंक्लूड करता है जिसका मैच्योरिटीज़ ग्रेटर देन 1 ईयर है। ये याद रखना, 1 ईयर से ज़्यादा वाले को ये इंक्लूड करता है।
तो इससे फ़ायदा क्या हो सकता है, अगर जो है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूड हो जाएगा तो जो इन्वेस्टर्स होंगे, वर्ल्ड बेस्ड इन्वेस्टर, जो दूसरे दूसरे कंट्री के इन्वेस्टर्स हैं, वो भी जानेंगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बहुत अच्छा है और उसमें कहीं ना कहीं ये लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे। चलो दो चीज़ यहाँ पे याद रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज़ इशू कर सकता है, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स भी इशू कर सकता है, बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज़ भी इशू कर सकता है। वही स्टेट गवर्नमेंट्स अभी बताएंगे ट्रेजरी बिल्स क्या है, टेंशन मतलब बॉन्ड्स वगैरह क्या है, डेटेड सिक्योरिटीज़ क्या है, ये अभी बताएंगे। थोड़ा सा प्लीज़ वेट कर लो, अभी बस थोड़ा सा ध्यान दो कि सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों चीज़ इशू कर सकता है, ट्रेजरी बिल्स भी और बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज़ भी। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है सिर्फ ओनली बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज़ इशू कर सकता है, और जो स्टेट जो ये डेटेड सिक्योरिटी इशू करता है उसको बोलते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। तो यहाँ पे आपने क्या याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स इशू कर सकता है बट स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स इशू नहीं कर सकता है एज ऑफ नाउ के हिसाब से, ठीक है जी। थोड़ा सा ये सब चीज़ आपको देखना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेजरी का स्पेलिंग गलत है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, ठीक है। चलो अब आते हैं बॉन्ड क्या होता है, चलो समझाते हैं बॉन्ड अच्छे से। बहुत को यहाँ पे बॉन्ड में इश्यूज़ होता होगा, हमें लगता है कि बहुत इश्यूज़ होता होगा क्योंकि हमें भी बहुत टाइम तक समझ में नहीं आया था और हम लोग रट लिए थे, हम कुछ कुछ चीज़ें को रट लिए थे। बट हम यहाँ पे चाहेंगे कि आप लोग इसको बहुत सिंपल भाषा में समझो। इस सिंपल, फिर से हम एक चीज़ डिस्क्लेमर दे दें आप लोग को कि इस सिंपल भाषा को समझाने में कुछ कुछ चीज़ें ऐसा होगा जो पूरी तरह से हाइपोथेटिकल होगा और गलत भी हो सकता है वो कहीं कहीं, पहले ही मैं बता दे रहा। लेकिन हमारा क्या काम है कि आपको समझाना इस तरह से कि आप इजी वे में समझ लो। उसके बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट पढ़ो, आप कोई बुक या कोई भी सोर्स पढ़ो तो आपको समझ में आए। चलो देखो बॉन्ड क्या होता है। मान लो कि आपको पैसा चाहिए किसी से, आप एक बहुत बड़े वाली कंपनी हो, बहुत बड़ी कंपनी हो, ठीक है। आपको पैसा चाहिए किसी से, आपको चाहिए पैसा यहाँ पे इतने इतने आदमी से, ये सब आदमी इससे पैसा चाहिए। तो ये आपको पैसा देंगे तो उसके लिखित में कुछ आपसे लेंगे, कुछ आपसे लिखित में लेंगे कि मान लो कि हम आपको ये हो सकता है एक कागज़ लिख के देगा कि हम आपसे 500 रुपया लोन, 500 रुपये आपसे पैसा उधार ले रहे हैं और फलना टाइम पे मान लो 2 साल के बाद आपको हम लौटा देंगे। ये सब चीज़ जो लिखा रहेगा एक पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट में लिखा रहना चाहिए कि आपसे 500 रुपये लिया गया और आपका जो है 2 साल के बाद इस चीज़ को चुका दिया जाएगा या 2 साल के बाद चुका दिया जाएगा। ऐसा नहीं लिखा जाएगा तो यहाँ पे लिखा जा सकता है कि 500 रुपये लिया जा रहा है और डेट, यहाँ पे कुछ भी डेट दे देगा, बोलेगा क्या कि इस डेट को आपको पैसा लौटा दिया जाएगा। तो ये एक तरह का जो रिटर्न डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट इंस्ट्रूमेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक तरह का डेट है, मतलब उधारी वाला इंस्ट्रूमेंट है ना जी। तो ये जो एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट है यही तो है बॉन्ड। बॉन्ड सिंपल समझ में आया कि एक सिंपल सा रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा होता है कि ये सब रुपए है, ये सब कंडीशन है, या इतने तारीख को आपको लौटा दिया जाएगा, या इतना तारीख को आप लेके आना, आपको ये सब चीज़ मिल जाए। सिंपल है, कागज़ का टुकड़ा, उसमें कंडीशंस लिखा हुआ है, कोई सा भी कंडीशंस हो सकता है कि अब देखो ये समझ में आया। अब देखो बॉन्ड्स अलग अलग तरह से हो सकते हैं। देखो कुछ बॉन्ड्स बताए थे थोड़ा बहुत। एक होते हैं कूपन बॉन्ड हो सकते हैं, एक आपका नन कूपन बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या, मान लो थोड़ी देर के लिए फिर से आप कंपनी है, आप थोड़ा देर के लिए मान लो आप कंपनी हो ना जी। आपको मान लो 20 साल के लिए लोन चाहिए, 20 ईयर्स के लिए आपको आम आदमी से लोन चाहिए, ठीक है। आपने आम आदमी से लोन लिया, मान लो एक टाटा है, टाटा एक कंपनी है, 20 साल के लिए आम आम आदमी से पैसा लिया, कितना, 500 रुपया, 500 रुपये लिया। मान लो ऐसा वाला बॉन्ड दिया। इस बॉन्ड में क्या लिखा हुआ है कि ऐसा वाला 500 रुपये में ये बॉन्ड बेचा है और इस बॉन्ड में लिखा हुआ है कि इस बॉन्ड का इस बॉन्ड में लिखा हुआ है कि आप फलाना तारीख को आओगे, 5 तारीख को आओगे, कितना भी दे देगा, 20 साल के बाद आपको ये 600 रुपये दे दिया जाएगा। 20 साल के बाद आना, इस बॉन्ड को लेके, कागज़ का टुकड़ा को लेके या कागज़ के पीस को लेकर के आपको 600 रुपये दे दिया जाएगा। इसमें क्या किया गया, 20 साल के बाद आदमी आएगा और कागज़ का टुकड़ा देगा और उसको पैसा दे दिया जाएगा। एक पहला कंडीशन ये हुआ। अब दूसरा कंडीशन ऐसा हो सकता है कि भाई ऐसा है, आप ये ऐसे ले लो, यहाँ पे लिखा रहेगा, मतलब बॉन्ड्स कंडीशन में लिखा, और यहाँ पे 20 ऐसा टिकट टाइप का, कूपन टाइप का कुछ चिपका देगा जाएगा 20 तक, 20
अब 20 नहीं बना यहाँ पे, लेकिन मान लो कि 20 दे दिया गया, और बोलेगा कि आप ये पूरा टुकड़ा लेके आना, या फिर आप एक जो ये है ना कूपन है, इसको फाड़ के लेके आना हर साल के साल, और आपको एक पार्टिकुलर इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। मतलब 500 रुपये का मान लो है, तो आपका 10% या जितना भी रुपए है, जितना भी आपको है, फॉर एग्जांपल आपको हर साल के साल आपको 10% या 50 रुपया हर साल के साल आपको दे दिया जाएगा। एक कूपन यहाँ से तोड़ के लाओ या इसको लेके आओ, एक कूपन किसी भी तरह से कूपन वाले चीज़ को लेके आओ आप, आपको हर साल के साल ये कूपन लाना है, 50 रुपये लेके जाना है। और जैसे ही 20 साल के बाद या जितना भी है, अगर मान लो 20वां साल इसको पूरा पैसा लौटाना है, तो 19 कूपन तक तो चला, उसके बाद 20वां साल आप पूरा लेके आओ ये वाला चीज़ अपना बॉन्ड, और पूरा का पूरा 500 रुपये भी लेके जाओ। मतलब क्या हुआ, नहीं समझ में आया? 19 साल तक आपको इंटरेस्ट मिलते रहा, और वो कूपन लेके जा रहे हो, तो और 20वां साल आप बॉन्ड लेके जाओ और बोलो क्या कि भाई आपका हो गया 20 साल, अब हमको जितना पैसा हमसे लिए तो उतना लौटा दो। तो ये हो गया कूपन बॉन्ड, मतलब कि साल के साल या 6 महीने जिस भी टर्म्स कंडीशन पे है, आप उतना टाइम में आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द कूपन, और लास्ट में जितना जब मैच्योरिटी खत्म हो गया तो आप पैसा उसके पास लेके गए और बोले क्या कि मुझे पैसा दो, तो वो पैसा भी लौटाएगा। समझ में आया? चलो ये तो चीज़ ठीक है। अब चलो समझते हैं कॉन्सेप्ट बॉन्ड और बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड प्राइस एंड बॉन्ड यील्ड। आई होप समझ में आ गया कूपन बॉन्ड और ये नन कूपन बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, नो कूपन बॉन्ड बोल लो या नन कूपन बोलो या नो कूपन बॉन्ड बोलो या जीरो कूपन बॉन्ड बोलो उसको। हम नन कूपन बॉन्ड अभी यूज़ किए हैं, पता नहीं ऐसा कुछ होता है कि नन कूपन इसको बोलते हैं कि जीरो कूपन बोलते हैं, देख लेना यार एग्जैक्ट वर्डिंग्स में, तुम फीलिंग समझो यार। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है समझ गया, और नन कूपन जो बोले ना उसको जीरो कूपन समझ लेना। चलो ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड समझ लेना उसको, जो ऊपर नन कूपन वाला बताएं उसको जीरो कूपन से रिप्लेस करो। चलो समझने वाला चीज़ समझो। बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड क्या होता है, देखो मान लो आजकल के टाइम पे तुमको पता होगा बहुत कुछ शेयर मार्केट में बिकता उगता है, बहुत कुछ होता है, या नॉर्मल मार्केट में बहुत कुछ बिक सकता है। मान लो अब एक चीज़ बनाते हैं, ये एक बॉन्ड है, इसको टाटा इशू की, बेचारा टाटा को कहे कुछ दूसरा ले लो, कुछ भी चीज़ अगर मान लो इशू करती है, ठीक है, ये कंपनी इसको इशू की, ठीक है, इस पे लिखा हुआ है कि ये बॉन्ड का जो है, ये बॉन्ड का फेस वैल्यू 500 रुपये लिखा हुआ है। मतलब सिंपल समझ लो कि इस बॉन्ड को कोई भी लेके जाएगा, और इसमें मान लो मैच्योरिटी पीरियड 5 साल दे दिया, 5 साल दे दिया गया, कोई पार्टिकुलर डेट दे दिया गया, और बोलेगा इस कूपन को, इस बॉन्ड को जो भी लेके हमको 5 साल के बाद आएगा मेरे पास, उसको हम 500 रुपये दे देंगे। जो भी लेके आएगा, ऐसा हो सकता है कंडीशन की जिसके पास ये बॉन्ड रहेगा उसको हम 500 रुपये दे देंगे। और ये कंपनी जो है स्टार्टिंग में इसको पैसा चाहिए था और ये बेच दिया था 400 रुपये में। मतलब कि समझो एक बार फिर से कि एक कंपनी है, उसको अभी पैसा का उधार चाहिए, तो अगर वो 500 रुपये का बॉन्ड है जो बोलेगा कि 5 साल के बाद आके आपको 500 रुपये मिल जाएगा इस चीज़ का, तो 500 रुपये में तो जाहिर है नहीं बेचेगा वो, जाहिर है कोई नहीं खरीदेगा 500 रुपये में। बोलेगा क्यों खरीदेगा, क्यों? अगर आज 500 रुपये लोन दे रहा है, सिंपल, अब दोस्त वगैरह में चलेगा, लेकिन कंपनी में 500 रुपये अगर लोन दे रहा है, कंपनी को हम अगर 500 रुपये लोन दे रहे हैं और वो कंपनी बोलेगा 10 साल के बाद भी आपको 500 रुपये लौटाएंगे इस पर, तो कोई नहीं खरीदेगा उसको। तो इसलिए क्या करता है कंपनी, हो सकता है कि इस बॉन्ड को आपको, जिसके ऊपर 500 रुपये फेस वैल्यू है, इसका फेस वैल्यू मतलब जो फेस पे जो पैसा लिखा हुआ है, जो इतना रुपये आपको देगा 5 साल बाद, इसको इशू कर दे वो 400 रुपये में, इसको इशू कर दे 400 रुपये में। समझ में आया? और बोलेगा कि 5 साल के बाद आना, आप 5 साल के बाद आना, आपको फेस वैल्यू लौटा दिया जाएगा। मतलब 5 साल के बाद कितना रुपये लौटा दिया जाएगा, उसको 500 रुपये दिया जाएगा। तो इसमें इसको फ़ायदा कितना का हुआ भाई, फ़ायदा 100 रुपये का हुआ। अब ये जो फ़ायदा हुआ ना, इसी को बोलते हैं बॉन्ड यील्ड। इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड यील्ड बोलते हैं इसको। समझ में आया? बॉन्ड यील्ड इसको बोलते हैं। अब समझो, अब मेन काम स्टार्ट होता है। बॉन्ड यील्ड किसको बोलते हैं समझ गए? चलो अब देखो बॉन्ड यील्ड और इसका रिलेशन वगैरह, जिसमें बहुत कन्फ्यूजन होगा यार, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। देखो मान लो एक आदमी ए नाम का आदमी है, उसने इस बॉन्ड को ख़रीदा 400 रुपये में। उसने इस बॉन्ड को ख़रीदा कितना रुपये में, 400 रुपये में कंपनी से, ठीक है। और 400 रुपये में ख़रीदा, लेकिन ऐसा हो गया सिचुएशन कि कंपनी जा रही है लॉस में, और ऐसा हो सकता है कि
कंपनी का दिवाला निकल जाए, कंपनी का दिवाला निकल जाएगा तो उसको बॉन्ड पैसा वापस नहीं मिलेगा उसको। तो ये क्या करेगा, ए जो है बी को अगर बेचेगा, बॉन्ड बेचेगा, बी को भी पता है कंपनी का दिवाला निकल सकता है, तो रिस्क है, तो कंपनी अगर मान लो ए इसको बेच दिया कि 300 रुपये में भाई तुम बॉन्ड खरीद लो और 5 साल के बाद इस बॉन्ड से तुम अपना पैसा चुकता कर लेना, मतलब 5 साल के बाद तुमको 500 रुपये मिलेगा, तुमको प्रॉफिट हो जाएगा 200 रुपये, समझ में आया, प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पे देखो, अगर बी 5 साल के बाद जगह कंपनी से लौटा, कंपनी अगर फिर से उसको पैसा देने के लिए 5 साल के बाद गया कंपनी के पास, तो इसको कितना प्रॉफिट होगा, यहाँ पे 200 रुपये का प्रॉफिट होगा, 200 रुपये का प्रॉफिट होगा। एक पहला कंडीशन, ये पहला कंडीशन था। अभी रुक जाओ, 2 कंडीशन है उसको रिलेट करेंगे। यहाँ पे 400 रुपये में बॉन्ड था, अब कंपनी जैसे बहुत फ़ायदा में जा रहा है, बहुत फ़ायदा में जा रहा है, और ए आदमी चाह रहा है इस बॉन्ड को बेच देना बी को, कि भाई बहुत उसको पैसा का ज़रूरत पड़ गया ए को और पैसा बेच दिया। तो अगर कंपनी बहुत फ़ायदा में जा रहा है तो हो सकता है 400 रुपये के बॉन्ड को ये 450 रुपये में बेचे, 450 रुपये में बेचेगा। तो यहाँ पे भी अगर जाएगा ये, फिर 5 साल के बाद अगर बी जाएगा कंपनी के पास, जिसको जहाँ से उसको 500 रुपये मिलेगा, तो इसको फ़ायदा कितना होगा, इसको 50 रुपये का होगा। समझ में आया दूसरा कंडीशन। अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे बॉन्ड प्राइस कम रहा है, यही तो है बॉन्ड प्राइस, 400 रुपये अभी था, उसके बाद फिर बी को बेचा, बी के लिए कौन सा बॉन्ड प्राइस हो गया, बी के लिए तो 300 रुपये बॉन्ड प्राइस है ना, यहाँ पे क्या है 400 रुपये ए के लिए बॉन्ड प्राइस है, लेकिन बी के लिए तो 450 रुपये है ना बॉन्ड प्राइस। देखो बॉन्ड प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है, सॉरी पहला कंडीशन में क्या था, पहला एक कंडीशन में क्या था, बॉन्ड प्राइस जब घटा 400 से 300 हो गया, बॉन्ड प्राइस जब घटा तो एक चीज़ देख रहे हो, यील्ड बढ़ गया। यील्ड मतलब इसको पहले कितना मिलने वाला था, इस बॉन्ड पे 100 रुपये मिलने वाला था, लेकिन अब ये बॉन्ड का यील्ड कितना हो गया, इसके लिए बी के लिए बॉन्ड यील्ड कितना हो गया, 200 रुपये हो गया। तो जब और यहाँ पे देखो जैसे ही आपका बॉन्ड प्राइस बढ़ रहा है, मतलब 400 से 450 हो गया बॉन्ड प्राइस, तो आपका यील्ड कम गया, 50 रुपये यील्ड मिल रहा है, तो क्या हो गया, बॉन्ड प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड यील्ड। मतलब कि अगर बॉन्ड प्राइस आप बढ़ता है, बॉन्ड प्राइस अगर आपका बढ़ता है तो आपका यील्ड कमता है, अगर बॉन्ड प्राइस घटता है तो आपका यील्ड बढ़ता है। समझ में आया, बहुत बढ़िया, यही सब चीज़ यहाँ पे लिखा होगा। चलो समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से आप लोग हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे आराम से पूछ लेना। चलो टेलीग्राम से याद है, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करना चाहता है जहाँ पे नए नए इनिशिएटिव्स आते हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक को पा सकते हो। चलो आगे बॉन्ड के बारे में देखो। बॉन्ड एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ऑफ इंडेटनेस, जस्ट लाइक ए लोन एग्रीमेंट। मैंने समझा दिया। बॉन्ड प्राइस एंड बॉन्ड यील्ड आर इन्वर्सली रिलेटेड, ये भी मैंने बता दिया। चलो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होता है, वैसा बॉन्ड जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता है। वैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जिसका टेन्योर 90 दिन से कम होता है उसको कैश मैनेजमेंट बिल्स बोलते हैं। वैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ सिंपल बॉन्ड है गवर्नमेंट इसके द्वारा जो इशू होता है। बॉन्ड क्या होता है हमने समझा दिया। चलो टेन्योर लेस देन 1 ईयर वाला गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या बोलेंगे, ट्रेजरी बिल्स बोलेंगे। और ट्रेजरी बिल्स किसके द्वारा इशू किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर के द्वारा इशू किया जाता है, स्टेट के द्वारा नहीं इशू किया जाता है एज ऑफ नाउ, आज तक के डेट के हिसाब से। उसके बाद देखो टेन्योर किसका, अगर 1 साल से ज़्यादा है कोई भी ऐसा बॉन्ड है या सॉरी कोई भी ऐसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसका टेन्योर मोर देन 1 ईयर है, जिसको डेटेड सिक्योरिटी बोलते हैं। ये इशू किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा भी इशू होता है, स्टेट के द्वारा भी इशू होता है। और स्टेट के द्वारा जो इशू होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स बोलते हैं। चलो ट्रेजरी बिल्स के बारे में कुछ देख लो। ट्रेजरी बिल्स एक तरह का जीरो कूपन बॉन्ड है। जीरो कूपन बॉन्ड क्या था कि मान लो आज आपने एक बॉन्ड खरीदा, अगर बॉन्ड का फेस वैल्यू अगर तुम्हारा 500 रुपये है और आप अगर बॉन्ड खरीदने जाओगे तो आपको ये फेस वैल्यू से कम में मिल जाएगा। 400 रुपये में हो सकता है मिल जाए, या जितना रुपये मिलना है इससे 500 रुपये से कम में मिलेगा। क्यों 500 रुपये से कम में देगा गवर्नमेंट, इसलिए देगा कम में क्योंकि तभी आप खरीदोगे ना। 500 रुपये के बॉन्ड को अगर 500 रुपये में देगा तो 5 साल के बाद भी आपको बॉन्ड के ऊपर 500 रुपये ही लिखा हो तो 500 रुपये ही मिलेगा। लेकिन आपको प्रॉफिट मिलेगा तभी खरीदोगे। तो 500 रुपये वाले बॉन्ड को अब 400 रुपये में अगर खरीदते हो, 500 रुपये वाले बॉन्ड को 400 रुपये में
आप खरीदते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखे हो कि यहाँ पे कूपन नहीं था, कूपन नहीं लगा हुआ, तो वैसा बॉन्ड जिसमें कूपन नहीं लगा है तो उसको क्या बोलते थे, नो कूपन बॉन्ड बोलते थे। और कूपन बॉन्ड भी होता है। तो ये ट्रेजरी बिल जो एक तरह का है, ये जीरो कूपन बॉन्ड है। मतलब क्या है, इतना 5 साल के बाद गए, अगर आपको इसमें फेस वैल्यू अगर 500 रुपये लिखा हुआ है और आपको 400 रुपये में मिल रहा है ये, तो 5 साल के बाद ये आपको 500 रुपये दे देगा। तो आपका बॉन्ड यील्ड कितना हो गया यहाँ पे बताना, तो 100 रुपये हो गया। चलो, तो ये ट्रेजरी बिल सेक्टर का जीरो कूपन है। मतलब बार बार आपको इंटरेस्ट नहीं देगा वो, एक बार जाओगे जितना दिन का मैच्योरिटी उसके बाद जाओगे तो आपका पैसा लौटा दिया जाएगा। चलो ठीक है, चलो ये हो गया आपका। ये किसके द्वारा इशू किया जाता है आपको, ये आपको इशू किया जाता है, ये आपको इशू किया जाता है, हाँ इशू किया जाता है डिस्काउंट पे। डिस्काउंट क्या हो आपको हम बता दिए थे ना, यही तो डिस्काउंट है। 500 रुपये फेस वैल्यू है, लेकिन आपको अगर 400 रुपये में बेचा जा रहा है तो ये डिस्काउंट कितना का हो, 100 रुपये का। तो ये 100 रुपये का डिस्काउंट हुआ, तो डिस्काउंट पे आपको बेचा जाता है, इशूड एट डिस्काउंट। ट्रेजरी बिल्स का टेन्योर क्या होता है भाई, अलग अलग टेन्योर हो सकता है ट्रेजरी बिल का। तो 14 दिन का हो गया, 91 दिन का हो गया, 182 दिन का हो गया, 364 डेज़ का हो गया, 14 डेज़, 91 डेज़, 182 डेज़, 364 डेज़। 14 डे का जो ट्रेजरी बिल्स होता है ना, 14 डे का ट्रेजरी बिल, 14 डे का ट्रेजरी बिल जो होता है वो नॉन मार्केटेबल होता है। मतलब वो मार्केटेबल नहीं होगा, वो नॉन मार्केटेबल होगा। 14 दिन वाला है। ये शायद हम पिछले क्लास में भी 14 डेज़ का ट्रेजरी बिल्स के बारे में कभी चर्चा किए थे। चलो आगे चलते हैं। देखो आरबीआई जो है अब रिटेल डायरेक्ट स्कीम लाया है, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम लाए हैं। ये बेसिकली जो स्कीम है ये ईज़ प्रोवाइड करेगा रिटेल इन्वेस्टर्स को, सो दैट वो लोग एक्सेस कर सकें गवर्नमेंट बॉन्ड्स मार्केट को ईजिली। मतलब रिटेल इन्वेस्टर भी आप अच्छे से या इजी वे में गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट में जाके इन्वेस्ट कर सकें। और इसके तहत जो है इट ऑफर्स ए पोर्टल, ये एक तरह का पोर्टल प्रोवाइड करेगा जिसके पोर्टल टू इन्वेस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ये सब चीज़ें। देखो हरबिंगर 2021, इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है हरबिंगर 2021 समटाइम्स इन न्यूज़, कुछ भी आ सकता है कैसा भी। हरबिंगर 2021 के बारे में देख लो। इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ये आरबीआई का फर्स्ट ग्लोबल हैकाथॉन है विद द थीम स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स के लिए हैकाथॉन है, किसके द्वारा, तो आरबीआई के द्वारा ऑर्गेनाइज करा जा रहा है। उसके बाद देखो स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, ये किसके द्वारा निकाला गया है, बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई फॉर सर्विसेज सेक्टर। एज ऑफ नाउ LCSS has the provision of 25% capital subsidy for procurement of plant, machinery and service equipments through institutional credit to the SC/ST MSEs without any sector specific restrictions on technology upgradation। इसको पढ़ लेना, इसमें थोड़ा सा ये है पढ़ने वाला चीज़, इसको पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद लीड्स इंडेक्स, लीड्स के बारे में देख लो, लीड्स रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा देख लो। लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2021 रिपोर्ट के बारे में देख लो, किसके द्वारा निकालता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मोकी के द्वारा निकलता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये थर्ड लीड रिपोर्ट निकाला है 2021 में, ठीक है, एंड विद थर्ड लीड्स रिपोर्ट 2021, थर्ड लीड। चलो याद, इसका 3 डायमेंशंस है, अलग अलग इंडिकेटर्स होंगे, इंडिकेटर्स अलग अलग होंगे, बट इसके 3 डायमेंशंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटिंग एनवायरनमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। इसमें टॉप परफॉर्मेंस में देखोगे तो गुजरात, हरियाणा, पंजाब। अच्छा शायद प्रीवियस किसी क्लास में हमें MPI बताना था, तो वहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम 10 इंडिकेटर्स बता रहे थे कि 10 इंडिकेटर्स है, लेकिन कभी एक बार स्लिप ऑफ टंग हो गया था और हमने 3 इंडिकेटर्स यूज़ कर दिया था, वर्ड 3 इंडिकेटर बोल दिया था, 3 इंडिकेटर के बारे में कुछ बोला था, एग्जैक्ट वर्डिंग्स मेरे को ध्यान नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है MPI के लिए 10 इंडिकेटर था और 3 माइक्रो डायमेंशंस थे। चलो इस चीज़ को वहाँ पे रेक्टिफाई कर लेना, वैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया था। चलो टॉप परफॉर्मर क्या रह गए हैं इसके, गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब। उसके बाद अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और हिमालय रीजन में देखोगे तो जम्मू एंड कश्मीर टॉप पे है, और दिल्ली स्टैंड्स एट टॉप रैंक एमंग अदर यूनियन टेरेटरीज।
टॉप इम्प्रूवर्स में देखोगे तो यूपी उत्तराखंड झारखंड है, यूपी उत्तराखंड झारखंड है। उसके बाद नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम देख लो, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम देख लो। देखो इसको जो है NATS को अब कंटिन्यू कर दिया जाएगा 2021-22 से बढ़ा के इसका 2025-26 तक, अभी तक के हिसाब से कंटिन्यू कर दिया गया है फ्रॉम 2021-2022 टू 2025-26। देखो सेबी ने एक इन्वेस्टर चार्टर अनवील किया है। किसने इन्वेस्टर चार्टर ये क्या है आपको अनवील करा है? तो सेबी ने। किस लिए किया है? सिंपल है, इन्वेस्टर चार्टर है तो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। उसके बाद देखो 9th है, टारगेट टू हाफ ग्लोबल फ्यूल कंजम्पशन बाय 2030 इज स्टॉलिंग। किसके द्वारा? IEA का रिपोर्ट है ये। देखो ग्लोबल फ्यूल इकोनॉमी इनिशिएटिव, ग्लोबल फ्यूल इकोनॉमी इनिशिएटिव ये किसका किसका है देख लेना। ये किसका? IEA हो गया, UNEP हो गया, ITF हो गया, ICCT हो गया, उसके बाद द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस एंड द FIA फाउंडेशन। उसके बाद 2017 में इंडिया ने ज्वाइन किया था IEA को ज्वाइन किया। IEA के बारे में इंडिया ने IEA को एज एन एसोसिएट मेंबर कब ज्वाइन किया है? तो 2017 में IEA का एक पब्लिश करता है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ऑयल मार्केट रिपोर्ट एक्सेट्रा, ये सब चीज़ आपको इशू करता है या सॉरी पब्लिश करता है, ये याद रखना। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक कौन करता है ये सब चीज़। चलो कैबिनेट ने अप्रूव करा है रिजर्वेशन नॉर्म्स फॉर जूट पैकेजिंग मटेरियल्स, जूट पैकेजिंग मटेरियल्स के लिए कैबिनेट ने। अच्छा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो होता है इसको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। चलो कैबिनेट ने अप्रूव किया है रिजर्वेशन नॉर्म्स फॉर जूट पैकेजिंग मटेरियल्स। देखो अब क्या होगा, 100% ऑफ फूड ग्रेन्स एंड 100% किसका? फूड ग्रेन्स का, और 20% शुगर का, ये कंपलसरी जो है पैक्ड होना चाहिए जूट बैग्स में। 100% किसका? फूड ग्रेन्स का। याद रखना इस चीज़ को कि मैंडेटरी हो गया है एज ऑफ नाउ। 20% शुगर, ये आपको क्या होना चाहिए? मस्ट होना चाहिए। किसमें? पैकेज इन जूट बैग्स। जूट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लो आप, कुछ कुछ चीज़ अलग से जूट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। क्या है कि जूट जो है ये MSP रिजाइम में आ गया है। जूट इज़ इंक्लूडेड इन MSP रिजाइम। जूट का प्रोडक्शन के बारे में देखोगे तो वेस्ट बंगाल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, उसके बाद है बिहार। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। जूट जो क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में देख लोगे तो एल्यूवियल सॉइल में मिलता है जनरली। हेवी रेनफॉल 20 to 40 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है इसको। वार्म एंड हाई ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए ड्यूरिंग मानसून सीजन। मानसून सीजन इज सूटेबल, ड्यूरिंग मानसून सीजन इज सूटेबल। देखो सेंटर ने अमेंड करा है लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कम्युनिटीज़ रूल्स 2011 को, इसको 2011 को इन्होंने अमेंड करा है। इसके हिसाब से देख लेना यार, कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ, ये आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैंडेटरी डिक्लेरेशन होगा ऑफ MRP इन इंडियन करेंसी ऑन प्री पैक्ड प्रोडक्ट्स। डिक्लेरेशन ऑफ डेट ऑफ मैन्युफैक्चर इज मेड मैंडेटरी फॉर प्री पैक्ड कंज्यूमर्स। यूनिट सेल प्राइस, कभी कभी होता है ना कि जैसे आप डिटॉल खरीदने गए, डिटॉल का सोप खरीदने गए तो देखते हो क्या कि 4 5 6 जितना भी है, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, वो बहुत सारा एक साथ बिकता है और उसके ऊपर एक प्राइस लिखा रहता है। मतलब कि 5 है तो 5 के लिए एक प्राइस दे दिया, 4 जितना भी रहता है उसमें देख लेना। ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर्स। तो यूनिट सेल प्राइस के लिए भी ये चीज़ हो गया। फॉर ऑल प्री पैक्ड कमोडिटीज़ मीट फॉर रिटेल सेल इज़ इंट्रोड्यूस टू अलाउ ईजियर कंपेरिजन ऑफ द प्राइसेस। ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत देख लेना, इसको अच्छे समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा डिटेल्स देखो। चलो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है UPSC का। चलो देखो समझना, ये ऊपर वाले अगर अच्छे से समझे हो तो शायद सॉल्व कर दोगे। देखो RBI मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ऐसा है क्या? क्या बोल रहा है क्या कि RBI जो है सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिक्योरिटीज़ को करता है बट स्टेट गवर्नमेंट के सिक्योरिटी को मैनेज नहीं करता है। चलो अगर नहीं पता है तो आगे वाला ऑप्शन देखो। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट। सही है,
सही है ना जी, ऊपर इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है। ट्रेजरी बिल्स ऑफर आर इशूड एट अ डिस्काउंट, बताया है ट्रेजरी बिल्स डिस्काउंट पे होता है, ठीक है, क्योंकि ये जीरो कूपन बॉन्ड है एक तरह से। ट्रेजरी बिल्स ऑफर आर इशूड एट अ डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू, पार वैल्यू के बाद फेस वैल्यू जो ऊपर हम बता रहे थे उसको पार वैल्यू बोला गया है यहाँ पे, तो पता नहीं फेस वैल्यू पार वैल्यू जो भी है देख लेना, फेस वैल्यू बोलते हैं उसको या पार वैल्यू बोलते हैं, हो सकता है मेरे से मिस्टेक भी हो गया। चलो आगे चलते हैं। तो समझ में आया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, फेस वैल्यू क्या है जो हम वहाँ पे बोल रहे थे और पार वैल्यू क्या है, तो बस वो चीज़ समझ लो। ट्रेजरी बिल्स ऑफर आर इशूड एट अ डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू, सही है। तो 2 और 3 तो पक्का सही है, 1 का सही पता नहीं है, तो इस दोनों में कन्फ्यूजन जाएगा। तो पहला वाला चीज़ जान लो कि आरबीआई जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिक्योरिटी को मैनेज करता है और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को मैनेज करता है, तो पहला वाला गलत है, आंसर आपका 2 और 3 हो जाएगा।